नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज की बड़ी अपडेट के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर किसानों के आंदोलन के 6 महीने पूरे होने के बाद आज किसानों की तरफ से काला दिवस मनाए जाने को लेकर बड़ा आह्वान किया गया है। जहां पर देश भर के कोने कोने में किसानों का ये आंदोलन प्रचंड रूप से विरोध करते हुए काला दिवस मनाते हुए जन जन के लोग दिखाई देने वाले हैं। इसको लेकर किसानों ने कुछ बड़े ऐलान किए हैं, इसकी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। और इसी के साथ में एक और बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे किसानों के आंदोलन को लेकर मोदी सरकार के द्वारा उठाए गए सवाल पर किसान नेता ने बड़ा जवाब दिया है और एक बड़ी मांग कर दी है। और इसी के साथ में किसान नेता राकेश टिकैत ने रिपब्लिक टीवी और जी न्यूज को लेकर एक बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। और इसी के साथ में आपको बताएंगे कि देशव्यापी किसानों के काला दिवस को लेकर किन किन पार्टियों ने समर्थन किया है और किस तरह से कौन समर्थन करने वाला है, इसकी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बाबा रामदेव के खिलाफ और भी कई जगह पर FIR दर्ज की गई है और यहां तक कि डॉक्टर के साथ बहस में फंस गए बाबा रामदेव, जमकर फटकार लगी है। और एक एक करके चलेंगे सभी महत्वपूर्ण खबर की तरफ, सारी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के अंदर चल रहे किसानों के आंदोलन का पुरजोर समर्थन करते हैं, 26 मई यानी आज किसानों के आंदोलन के 6 महीने पूरे होने के बाद देश के किसानों ने जो इतना लंबा आंदोलन किया है तीनों कृषि कानून को वापस करने को लेकर, अगर आप भी देश के किसानों का करते हैं पुरजोर समर्थन और उनके हौसले को करते हैं सम्मान, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद जरूर लिखिएगा। चलते हैं पहली और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि किसानों के आंदोलन के 6 महीने पूरे होने के बाद प्रदर्शन को लेकर एक बड़ी तैयारी की गई है। आपको बता दें कि आज किसानों की तरफ से काला दिवस मनाया जाने वाला है, जिसको लेकर क्रांतिकारी किसान यूनियन पंजाब के अध्यक्ष दर्शन पाल ने कहा है कि गांव गांव और शहर शहर के अंदर आज सुबह से ही दिल्ली की सीमाओं के साथ विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। काली पगड़ी और दुपट्टे के साथ साथ काले कपड़े लेकर विरोध जताया जा रहा है। किसान अपनी छतों, ट्रैक्टरों और खेतों में काले झंडे के साथ विरोध करने वाले हैं। और इसी के साथ में आपको बता दें कि पंजाब के हर एक गांव और दिल्ली की सीमाओं पर मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए पुतले का दहन भी किया जाएगा। पंजाब कांग्रेस पार्टी के नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने बीते दिन तीनों कृषि कानून को लेकर चल रहे किसानों के विरोध का समर्थन देते हुए काला झंडा लगाकर अपना समर्थन दिया है। उन्होंने तीनों कृषि कानून के खिलाफ चल रही लड़ाई का पुरजोर समर्थन करते हुए काला दिवस को एक प्रतीकात्मक रूप से विरोध के तौर पर काला झंडा लगाकर उन्होंने बताया है। आपको बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू के साथ ही अन्य पार्टी के नेताओं ने भी इस विरोध में शामिल होकर सरकार विरोधी नारे लगाए हैं। और एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर आज देश भर के अंदर लगातार काले दिवस के रूप में किसान आंदोलन को मना रहे हैं, जिसमें राकेश टिकैत ने भी आह्वान करते हुए सभी कार्यकर्ताओं और किसान नेताओं के साथ साथ आम जनताओं से भी घर और ट्रैक्टर पर काले झंडे लगाने का आह्वान कर रखा है और कई जगह इसका असर देखने को मिला है। आपको बता दें कि टिकैत ने एक न्यूज चैनल से बातचीत दौरान कहा कि सरकार के खिलाफ इस तरह के विरोध प्रदर्शन के दौरान भीड़ इकट्ठा नहीं होगी और न ही कोई सार्वजनिक मीटिंग की जाएगी। इसके अलावा दिल्ली की तरफ कोई भी कुछ नहीं करेगा, केवल लोग काला झंडा दिखाकर विरोध करेंगे। और तीनों कृषि कानून के खिलाफ चल रहे आंदोलन के 6 महीने पूरे होने के बाद सरकार के गैर जिम्मेदाराना रवैये के खिलाफ ये विरोध है। ब्लैक डे के तौर पर इसको मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि 6 महीने तक चलने वाला आंदोलन एकमात्र किसानों का आंदोलन है भारत के इतिहास में। और इस तरह से इतना लंबा आंदोलन पुरजोर तरीके से मजबूती से इतनी बड़ी संख्या में चलना अपने आप में ही इतिहास बना चुका है। और इसी को देखकर माना जा सकता है कि मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और सरकार चाहे कितना भी टाल ले, ये आंदोलन लगातार बड़ा होता जा रहा है। जो सरकार पहले सोच रही थी कि आंदोलन धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा, उल्टा पड़ता हुआ दाव दिखाई दे रहा है और आंदोलन और ज्यादा मजबूत हो चुका है। यहाँ तक कि आपको बता दें कि किसानों के विरोध प्रदर्शन में समर्थन करने के लिए कई सारे संगठनों ने ऐलान कर रखा है, जिसमें मजदूर और कर्मचारी संगठनों ने पहले ही इस दिवस को काले दिवस के रूप में मनाने को लेकर आह्वान कर रखा है। और ऐसे में इसके कई जगह असर देखने को मिले हैं। ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी काले दिवस को मना रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए कि किस तरह से आप मना रहे हैं। और एक और अपडेट के माने तो किसान नेता राकेश टिकैत ने खुले तौर पर गोदी मीडिया को भी चेतावनी दे दी है। आपको बता दें कि वर्ष 2013 से ही भारतीय मीडिया का जो चरित्र देखने को मिला है, उसमें देश की बहुसंख्यक जनता के मुद्दों को दूर कर दिया गया है। न्यूज चैनल केवल और केवल कुछ सरकार के नेताओं के लिए काम कर रहे हैं। अब अच्छे बड़े घरों में न्यूज चैनल नहीं देखे जा रहे, क्योंकि भड़काऊ और फर्जी खबरें दिखाई जा रही है। डिबेट्स के दौरान गाली गलौज, सफेद झूठ, ऊट पटांग शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है और खबरें कम, न्यूज चैनल मोदी चालीसा ज्यादा गाते हैं, जिसको लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने खुल्लम खुल्ला कह दिया कि अब यह बहुत हो गया है। जी न्यूज और रिपब्लिक जैसे न्यूज चैनल का भी अब इलाज करना होगा और ये किसान इलाज करेंगे। मालूम हो कि जी न्यूज और रिपब्लिक चैनल लगातार किसान आंदोलन विरोधी आंदोलन न्यूज चला रहे हैं और यहाँ तक कि देश विरोधी आंदोलन बता रहे हैं। आंदोलन से जुड़ी खबरों को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जाता है। सबसे ज्यादा सिख समुदाय के लोगों का पगड़ी उछालने की कोशिश की गई है। आपको बता दें कि तमाम भरसक प्रयास करने के बावजूद भी यह आंदोलन जारी है, जो स्पष्ट तौर पर दिखाता है कि कितना मजबूत यह आंदोलन है, जो इतने प्रोपेगेंडा के बाद भी लगातार मजबूती से चल रहा है। जी न्यूज और रिपब्लिक चैनल जैसे चैनलों ने नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और RSS की चापलूसी की सारी हदें पार कर दी है। इन चैनलों ने एक तरफ मोदी को भगवान का भाई
भाई घोषित कर दिया है और दूसरों की नजरों में देश की हर समस्या के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को और कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार बता दिया है। कुल मिलाकर इस तरह के प्रोपोगेंडा का विरोध करते हुए अब किसान भी कुछ बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। राकेश टिकैत ने इसको लेकर एक संकेत जरूर दिए हैं। आने वाले दिनों के अंदर आपको सारी बड़ी अपडेट दे देंगे जो भी किसान आंदोलन फैसला लेगा। और इसी के साथ में आपको बताते चले कि देशव्यापी प्रदर्शन से पहले राकेश टिकैत ने सरकार को साफ कर दिया कि यह आंदोलन जारी रहेगा। सरकार अगर बीमारी का बहाना बना रही है तो सबसे पहले सरकार को यह जानकारी देनी चाहिए कि क्या ये बीमारी बड़ी है या फिर कानून बड़ा है। अगर बीमारी बड़ी है तो कानून को रद्द करना चाहिए। किसानों के प्रदर्शन के 6 महीने पूरे होने के बाद 12 विपक्षी दलों ने एक साथ मिलकर लिखित तौर पर अपना समर्थन दिया है। आपको बता दें किसानों के संगठन के साथ साथ तमाम बड़े संगठनों का आंदोलन लगातार जारी है। काला दिवस पूरे दिन से मनाया जा रहा है और इस बीच 12 किसान समर्थक पार्टियों ने भी अपने तरीके पर कार्यकर्ताओं से आंदोलन के समर्थन को लेकर अपील की है। आपको बता दें कि इन सभी पार्टी के नेता भी काले झंडे के साथ विरोध जताने वाले हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, टीएमसी जैसी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं। और एक और अपडेट की माने दोस्तों तो डॉक्टर लेले ने बाबा रामदेव पर जमकर निशाना साधते हुए 25 सवालों के दस्तावेज के साथ जवाब भेजूंगा और एफआईआर की तैयारी भी की जा रही है। आपको बता दें कि बाबा रामदेव के द्वारा बीते दिनों एलोपैथी को लेकर जो टिप्पणी की गई थी उसके बाद से माफी मांगने के बाद डॉक्टरों पर फिर से टिप्पणी की गई है। इसके बाद बाबा रामदेव के बयान को लेकर एक बार फिर से विवाद खड़ा हो गया है। बाबा रामदेव ने माफी मांगने के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से 25 सवाल पूछे हैं। आईएमए के महासचिव डॉक्टर लेले ने बाबा रामदेव से सीधा सवाल पूछा कि उन्होंने दुनिया भर के अंदर प्रख्यात साइंस के तौर पर एलोपैथी जानी जाती है जिसे स्टूपिड बताया है, जिस पर बाबा रामदेव सफाई देने लगे कि ये ऐसा नहीं है, एलोपैथी की भी कुछ कमियां हैं। यानी इससे पहले स्टूपिड बता रहे थे, बाद में इस पर लिपापोती करने लगे। आपको बता दें कि डॉक्टर लेले के साथ हुए डिबेट के दौरान बाबा रामदेव के एक एक सवाल का जवाब देते हुए बाबा रामदेव से ऐसे सवाल पूछे गए कि उन्होंने केवल और केवल चुप्पी साधे रखी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर डॉक्टर लेले की जमकर तारीफ हो रही है। इस पर आप लोग की क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। आपको बता दें कि डॉक्टर लेले एक प्रसिद्ध डॉक्टर के तौर पर कार्यरत हैं और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के महासचिव के तौर पर कार्यरत हैं। और एक और अपडेट की माने तो अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट की पार्टी बताने वाली भारतीय जनता पार्टी और दूसरी और हिंदुओं की सबसे बड़े संगठन के तौर पर अपने आप को पेश करने वाली आरएसएस से कट्टर हिंदुत्व का समर्थन करने वाली शिवसेना ने ऐसे सवाल पूछे हैं, जिसके बाद आरएसएस को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। आपको बता दें कि देश की जनता जहां पर एक और ऑक्सीजन की कमी के कारण त्राहिमाम कर रही है और कई सारी मौतें कोरोना के साथ साथ ऑक्सीजन की कमी के कारण हो रही है, बावजूद इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के नेता आरएसएस के नेताओं के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। आरएसएस के नेताओं के द्वारा उत्तर प्रदेश के चुनाव की तैयारी को लेकर सोशल मीडिया पर बीजेपी के आईटी सेल की प्रतिक्रिया आने के बाद अब शिवसेना ने ऐसे सवाल खड़े किए हैं और आरएसएस के दावों की पोल खोल दी है। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के दौरान उत्तर प्रदेश और बिहार में गंगा प्रवाह किए गए शवों पर भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए शिवसेना के नेता संजय राउत ने आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर उनको अपनी राय देनी चाहिए। मोहन भागवत को कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए, लेकिन बीते कई महीनों से आरएसएस प्रमुख ने चुप्पी साध रखी है। गंगा में प्रवाह किए गए हजारों शवों का अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। यह हिंदुत्व से जुड़ा हुआ एक बड़ा मुद्दा है। इस पर हिंदूवादी नेताओं को मत स्पष्ट करना चाहिए। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बिहार में गंगा नदी से बहाए जाने के साथ साथ गंगा के किनारे पर हजारों शब्द अपनाए गए थे, जिसको लेकर प्रशासन ने आंकड़े छुपाने की कोशिश की है, ये भी आरोप लगे हैं। आपको बता दें कि इस तरह की चीजें जो सामने आती है, जिसके बाद आरएसएस के दावे की पोल खुल जाती है, जो चुनाव की तैयारी में लगा पड़ा है और अपने आप को गैर राजनीतिक संगठन बताते हैं। इस पर आप लोग की जो कुछ भी राय हो, स्पष्टीकरण आरएसएस के द्वारा देना चाहिए या नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। एक और अपडेट की माने तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं को दिल्ली पुलिस ने भेजा नोटिस। राहुल गांधी बोले, कहा सत्य डरता नहीं है। कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कथित कोविड टूल किट मामले को लेकर दिल्ली पुलिस की ओर से माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर के कार्यालय पर छापेमारी के एक दिन बाद मंगलवार को सत्य डरता नहीं है ये बयान दिया है। राहुल गांधी ने हैशटैग टूल किट मामले को लेकर ट्वीट करते हुए कहा कि सत्य डरता नहीं है। दिल्ली पुलिस ने टूल किट मामले में कांग्रेस पार्टी के जुड़े 2 नेताओं को भी जांच में शामिल होने के लिए नोटिस दिया है। वहीं पर ट्विटर पर बीजेपी के नेता और उसके कार्यकर्ता सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को ही बैन करने की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। आरएलडी के नए अध्यक्ष चुने गए हैं जयंत चौधरी। पद संभालते हुए ही किसान आंदोलन को और मजबूत करने का ऐलान उन्होंने कर दिया है। राष्ट्रीय लोक दल के दिवंगत अध्यक्ष अजीत चौधरी के निधन के बाद उनके बेटे जयंत चौधरी को पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर चुना गया है। जयंत चौधरी की अध्यक्षता में अब आरएलडी आगे काम करने वाला है। हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने बुधवार को उनके अध्यक्ष बनने को लेकर संतोष जाहिर किया है और इसी के साथ में कहा है कि उनकी पार्टी आगे आने वाले चुनाव के अंदर एक बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। पार्टी के कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करेंगे और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव के अंदर अच्छे परिणाम सामने लेकर आएंगे। लखनऊ में पार्टी मुख्यालय में वर्चुअल बैठक के दौरान स्वर्गीय अजीत सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान 34 कार्यकारिणी सदस्य वर्चुअल माध्यम से जुड़े। राष्ट्रीय लोक दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी
कॉलोनी की सदस्य पार्टी के अध्यक्ष के रूप में जयंत चौधरी के नाम पर मुहर लगा दी है। कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण सभी नेताओं ने वर्चुअल बैठक में शामिल हुए थे। इस बैठक में पार्टी के अध्यक्ष को लेकर कोई भी राय अलग नहीं थी, सभी की एक ही राय थी। बैठक में राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी ने जयंत चौधरी का नाम अध्यक्ष पद पर प्रस्तावित किया। पूर्व सांसद और राष्ट्रीय महासचिव मुंशीराम पाल ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया। 34 कार्यकारी सदस्यों ने प्रस्ताव का समर्थन किया। इसके बाद जयंत चौधरी ने सभी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने चौधरी चरण सिंह और अजीत सिंह के बताए गए रास्ते पर चलने और गाँव किसानों के हित के लिए सदैव संघर्ष करने का संकल्प लिया है। चौधरी अजीत सिंह ने 1999 में राष्ट्रीय लोक दल का गठन किया था। वह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। इस समय जयंत चौधरी के अलावा 8 राष्ट्रीय महासचिव, 14 महासचिव, 3 प्रवक्ता, 11 कार्यकारी सदस्य समेत 37 पदाधिकारी मौजूद थे। कुल मिलाकर पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी उनको विश करना शुरू कर दिया है। इसी के साथ में एक और अपडेट की माने तो गुजरात के अंदर पार्टी नेताओं पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले बीजेपी के आईटी सेल के कार्यकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया। गुजरात के अंदर सूरत में आईटी सेल के लिए काम कर रहे बीजेपी के एक सदस्य नितेश वनानी को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने भाजपा के अध्यक्षों और विभिन्न वार्डों के महासचिवों को लेकर सोशल मीडिया पर टिप्पणी करते हुए इस्तीफे की मांग कर दी थी। यानी आप समझ सकते हैं कि कैसी डेमोक्रेसी है, कैसी इंटरनल डेमोक्रेसी है, जहां पर पार्टी नेताओं के खिलाफ बयान देना और सरकार कार्रवाई कर ले रही है। एक और अपडेट की माने तो नारदा केस के मामले को लेकर टीएमसी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में मामले को चुनौती दे रखी है। वहीं पर सीबीआई की ओर से भी याचिका दाखिल की गई है। टीएमसी नेताओं के हाउस अरेस्ट मामले में सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ा झटका देते हुए आदेश के बाद वापस याचिका लेने के लिए कहा है। तुषार मेहता ने कहा कि 17 मई को गिरफ्तार किया गया था, उनको स्पेशल सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया था। अब आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद भारी मात्रा में भीड़ सीबीआई दफ्तर के बाहर जमा हो गई। मुख्यमंत्री भी धरने पर बैठ गई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम पर भी दबाव बनाने के लिए इस तरह की कोशिशें की जाती है, कोई नई बात नहीं है। एक और अपडेट की माने दोस्तों, अशोक गहलोत की चेतावनी, कहा वैक्सीन का इंतजाम नहीं होगा तो तीसरी लहर कई ज्यादा और गुना बेहतर, कई गुना और बदतर हालात में आएंगे और कहीं ना कहीं इससे और ज्यादा तबाही मच सकती है। और उन्होंने मोदी सरकार को भविष्य की चिंता करने के लिए और तीसरे लहर से देश को बचाने के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए कहा है। और एक और अपडेट की माने तो हर्षवर्धन की रामदेव को लिखी चिट्ठी में आदर ही आदर है, जबकि मनमोहन सिंह को लेकर तानों की बरसात की गई है। आपको बता दें कि अप्रैल की 19 तारीख और मई की 23 तारीख को स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने 2 बड़ी हस्तियों को पत्र लिखा। पहला पत्र उन्होंने देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत को 10 से ज्यादा की आर्थिक गति दिलाने वाले अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह को पत्र लिखा। वहीं पर दूसरी ओर एक पत्र बाबा रामदेव को लिखा गया। दोनों ही पत्र प्राइवेट थे, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री ने जो सार्वजनिक कर दिया पत्र, उसकी चर्चाएं अब लोगों के बीच में है। डॉक्टर सिंह को लिखे गए पत्र में कांग्रेस की मंशा को लेकर सवाल खड़े किए गए, जबकि बाबा रामदेव के लिखे पत्र में मंशा खुद को फजीहत से बचाने की थी। रामदेव को तो फोन करके बात समझा चुके थे, लेकिन ऐसे में उन्होंने पत्र लिखकर जो बातें लिखी हैं बाबा रामदेव को लेकर और इसके इतर मनमोहन सिंह को लेकर, उसके बाद माना जा सकता है कि बाबा रामदेव को लेकर बहुत आदर का भाव दिखा रहे थे। लेकिन जिस और एक बड़े विद्वान मनमोहन सिंह हैं, उनको पत्र लिखते हुए कड़े शब्दों और कहीं ना कहीं आलोचनात्मक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, जिसकी कड़ी निंदा होनी भी चाहिए, क्योंकि बाबा रामदेव से ज्यादा बड़ी हस्ती है डॉक्टर मनमोहन सिंह और उनके सुझाव पर इस तरह की प्रतिक्रिया शोभनीय नहीं है। लेकिन बीजेपी नेताओं को कौन समझाए, इस पर आप लोग अपनी राय जरूर लिखिएगा। और इसी के साथ में एक और अपडेट की माने तो कोरोना से जंग में चूक, प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों से सवाल करते हुए कहा कि इसका जिम्मेदार कौन है। प्रियंका गांधी ने मंगलवार को फेसबुक पर अपना पोस्ट डाला। अपनी हर पोस्ट में प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री मोदी से सवाल करते हैं और बताओ जिम्मेदार कौन है। उन्होंने कहा कि कोरोना में अनगिनत जाने सरकारी लापरवाही के कारण चली गई है, जिसके लिए जिम्मेदार कोई ना कोई तो है, सरकार को बताना चाहिए। वहीं पर बीजेपी के सांसद ने कहा कि देश के हालात गंभीर है, मोदी सरकार को दी एक सलाह और भाजपा सरकार को भी एक चुनौती दी है। भाजपा के नेता सुब्रमण्यम स्वामी अक्सर ही अपनी पार्टी पर हमला करते हुए नजर आते हैं। हर बात पर बेबाकी से अपनी राय रखने वाले बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने भारत में चल रहे वैक्सीनेशन की किल्लत को लेकर सवाल खड़े किए हैं। नरेंद्र मोदी सरकार को अग्रिम चेतावनी दी गई है। इससे पहले हमने आपको बताया था अशोक गहलोत ने भी वैक्सीन बढ़ाने के लिए कहा है और बीजेपी के अपने नेता भी कह रहे हैं। यानी जो दूरदृष्टि वाले नेता होते हैं वो समझ जाते हैं कि तीसरी लहर में भारत की स्थिति काफी कमजोर हो सकती है और इसीलिए वैक्सीनेशन को और तेज करना जरूरी है। एक और अपडेट की माने तो अजीत सिंह उत्तराधिकारी बनकर उभरे। जयंत चौधरी को अब आरएलडी को एकजुट करने और समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस बनाकर 2022 के चुनाव में पार्टी की वापसी कराना सबसे बड़ी चुनौती है। देखते हैं अजीत सिंह के बाद क्या जयंत चौधरी अपने पार्टी को एक बार फिर से पुरानी स्थिति में लेकर आएंगे, जो 2006, 7, 8 के आसपास उनकी सबसे मजबूत पार्टी हुआ करती थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और एक और अपडेट की माने तो कोविड फंड में 2.5 लाख रुपए दान करने वाले की मां को हॉस्पिटल में बेड नहीं मिला, जिसके बाद उन्होंने पूछा कि आखिर कितना पैसा दूं। सरकारी महामारी से निपटने के लिए पर्याप्त व्यवस्थाओं का दावा सरकारें कर रही है, लेकिन हकीकत में कोरोना से जूझ रहे लोगों को कई जगह अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन और दवाइयां नहीं मिल रही है। गुजरात में अहमदाबाद के विजन पारेख नामक शख्स ने सरकारी पीएम केयर्स फंड में 2,51,000 रुपए डोनेट किए थे, जब कोरोना की दूसरी लहर में उनकी मां
माँ बीमार हुई तो इलाज के लिए दर दर भटकते रहे, लेकिन उनको अस्पताल में कोई बेड नहीं मिला, जिसके बाद उन्होंने सवाल उठाते हुए अपने ट्विटर अकाउंट से लिखा कि मैंने प्रधानमंत्री केयर्स फंड में 2,51,000 रुपए की रकम जमा कराई थी, लेकिन मौत के द्वार पर खड़ी मेरी मां को बेड उपलब्ध नहीं हुआ। अब मुझे बताए कि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए मैं कहां मदद करूं जिससे कि मुझे बेड मिल सके और मुझे किसी अपने को ना खोना पड़े। उनकी तरफ से दुख जाहिर करते हुए बात कही गई है। आपको बता दें कि उनका ही यही हाल नहीं है, बल्कि देश की लगभग ज्यादातर लोगों को काफी ज्यादा मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है, खासकर इलाज कराने के लिए। एक और अपडेट की माने तो एलोपैथी पर कमेंट की खुजली क्यों थी। लाइव डिबेट में बाबा रामदेव से बोले आईएमए के महासचिव। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के महासचिव ने बाबा रामदेव को जमकर फटकार लगाई है और सोशल मीडिया पर उनके एक एक जवाब लोगों के जहन में है। बाबा रामदेव को खुले तौर पर जवाब दिया गया है उनके उल जुलूल बयानों का। और एक और अपडेट की माने तो केशव प्रसाद मौर्य हो सकते हैं प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष। तो योगी के सामने आचार्य को उतार सकती है कांग्रेस पार्टी। अगले साल होने वाले 4 राज्यों और उसके बाद 2 राज्यों के चुनाव में पंजाब को छोड़कर 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और गुजरात व हिमाचल प्रदेश की भाजपा सरकारें हैं और कोरोना काल की विपत्ति से जूझते हुए माहौल भाजपा के सामने चुनौतीपूर्ण है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के भीतर अब प्रदेश में किसी ऐसे चेहरे को आगे करने का दबाव बन रहा है जो भाजपा के हिंदुत्व के ध्रुवीकरण को रोक सके, राजनीतिक विमर्श बदल सके। इसके लिए पार्टी के कुछ बड़े नेताओं ने पिछले लोकसभा में लखनऊ से राजनाथ सिंह के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार रहे कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम को प्रदेश संगठन और चुनाव प्रचार अभियान की कमान सौंपने का सुझाव दिया है। एक और अपडेट की माने तो पंजाब नेशनल बैंक घोटाले का आरोपी मेहुल चौकसी लापता हो गया। बरामद हुई हीरा व्यापारी की खाली कार। पंजाब नेशनल बैंक के आरोपी और हीरा व्यापारी मेहुल चौकसी के लापता होने की खबर है। मेहुल चौकसी 2018 में भारत से फरार होने के बाद कैरेबियन देश एंटीगा एंड बारमूदा में रह रहा था। मेहुल चौकसी के वकील का दावा है कि हीरा व्यापारी की खाली कार बरामद की गई है, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं है। एक और अपडेट की माने तो म्यांमार के अंदर आंदोलन के कारण सेना ने 1.25 लाख से ज्यादा शिक्षकों को निलंबित कर दिया है, यानी जो सेना के खिलाफ है उनके खिलाफ जमकर कार्रवाई की जा रही है। यूपी पंचायत के अंदर चुनावी ड्यूटी में संक्रमित हुए हैं 1000 से ज्यादा कर्मचारी और इनमें से 1000 ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो गई है। कर्मचारी परिषद ने यह बात कही है, जबकि योगी सरकार इसको मानने को तैयार नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रमना ने असहमति के चलते केंद्र के 2 पसंदीदा नाम सीबीआई के प्रमुख की दौड़ से बाहर हो गया है, यानी सीबीआई के प्रमुख को चुने जाना है, लेकिन इसमें प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लीडर ऑफ ऑपोजिशन मिलकर सीबीआई के चीफ का चुनाव करते हैं, जिसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन की तरफ से सरकार के 2 चहेते अधिकारियों को सीबीआई अध्यक्ष बनाने की मांग का विरोध किया था। वहीं पर दूसरी ओर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी मोदी सरकार को झटका देते हुए दोनों अफसरों का नाम रिजेक्ट कर दिया है। अब इसके बाद बीजेपी सरकार को कई और अधिकारियों के नाम सुझाने पड़ेंगे। एक और अपडेट की माने तो खट्टर के मंत्री का ऐलान, कहा 1 लाख कोरोनिल बांटेंगे। पत्रकार ने कहा कि खुद को कोरोना हुआ तो अस्पताल में इलाज कराया, लेकिन अब कोरोनिल बांट रहे हैं। ये कोरोना के खिलाफ कितना इफेक्टिव है, इन सभी की बातें और डाटा सभी के सामने आनी चाहिए। किसी भी झूठे प्रचार के कारण जनता को ऐसी दवाइयां जो किसी एक कंपनी को फायदा पहुंचाएगी उसे प्रमोट नहीं करना चाहिए। एक और अपडेट की माने तो राज्यपाल 12 नामांकित विधायकों की फाइल पर साइन करेंगे तो पेड़े बांटूंगा। संजय राउत ने राज्यपाल के द्वारा 12 नामांकित विधायकों की फाइल पर साइन नहीं करने को लेकर ये बात कही है। और इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार पर लक्षद्वीप के लोगों पर सांस्कृतिक हमला करने का आरोप लगाया है। पर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपने कैंडिडेट उतार सकती है टीएमसी और ममता बनर्जी की पार्टी। ग्रामीण इलाकों के अंदर वोटरों को एकजुट करने की तैयारी है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमे में खींचातानी अब समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी के विधायक एकजुट है। वहीं पर बहराइच में भाजपा के विधायक माधुरी वर्मा के पति ने थामा समाजवादी पार्टी का दामन। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले इस तरह की चीजें देखने को मिली है। वहीं पर एक और अपडेट की माने तो मोदी समर्थक ने प्रधानमंत्री केयर्स फंड को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं और इसी के साथ में पत्रकार ने सवाल पूछा तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बिना सवाल का जवाब देते हुए निकल गए। संजय बोले, कहा महाराज जी सिर्फ सुनते हैं लेकिन सवाल का जवाब नहीं देते हैं। और कोरोना वैक्सीन जो भारत में बनी है कोवैक्सीन, उसको WHO की मंजूरी मिलनी चाहिए। भारत बायोटेक ने उम्मीद जताई है, देखते हैं कि WHO भारत के द्वारा बनाई गई वैक्सीन को मंजूरी देती है या नहीं देती है। अगर दे देती है तो भारत के लिए एक गर्व की बात होगी। ऐसे में दोस्तों ये सारी बड़ी अपडेट आज इसकी जानकारी हमने आप तक पहुंचा दी है। अगर आपको भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी दबाइए, हमारे साथ लगातार बने रहिए। जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।